क्या होगा अफगानिस्तान का फ्यूचर? कैसा होगा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में? हेलो गाइस, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू अपूर्वा चौकसे एकेडमी। तो आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में। अफगानिस्तान के फ्यूचर को समझने के लिए सबसे पहले हमको अफगानिस्तान की हिस्ट्री को समझना होगा एज वेल एज अफगानिस्तान के प्रेजेंट को समझना होगा। अफगानिस्तान की हिस्ट्री हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं और यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने ब्रीफली लास्ट 100 ईयर्स की जो हिस्ट्री है अफगानिस्तान की उसको कवर करने की कोशिश करी है और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करी है कि कैसे तालिबान इमर्ज हुआ और तालिबान किस तरीके से पावर में आया। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से दोहा पीस टॉक्स स्टार्ट हुई थी तालिबान और यूएस के बीच में, और इन द एंड यूएस ने ये डिसाइड किया कि वो विड्रॉल ऑफ आर्मी करेगा। अब हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का फ्यूचर कैसे होगा? क्या फ्यूचर हमको अफगानिस्तान का देखने के लिए मिलता है? पिछले कुछ दिनों में हमने कई सारी सिचुएशंस अफगानिस्तान के अंदर इमर्ज होते हुए देखी। हमने देखा कि विथ इन अ फ्यू वीक्स कहना भी गलत होगा, विथ इन अ फ्यू डेज तालिबान ने पूरी तरीके से अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया। जो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कही जा रही थी कि 6 मंथ्स में होगी, 18 मंथ्स के अंदर तालिबान का कंट्रोल इस्टेब्लिश होगा अफगानिस्तान पे, बट विथ इन अ फ्यू डेज अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसको पूरी तरीके से डिफीट करके तालिबान ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया अफगानिस्तान में। अब ये क्वेश्चन है कि क्या हमको फ्यूचर देखने के लिए मिल रहा है? कई सारे लोग ये सोचते हैं कि जो हमको 1998 के अंदर सिचुएशन देखने के लिए मिली थी अफगानिस्तान की, वही सिचुएशन हमको वापस से देखने के लिए मिलेगी। डेफिनेटली कुछ उसी तरीके का अफगानिस्तान हमको देखने के लिए मिलेगा, बट कुछ और पावर्स के साथ में, कुछ और स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के साथ में। तो उसी चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट 4 to 5 डेज में आपने देखा होगा कि किस तरीके से काबुल का जो एयरपोर्ट है वहां पर एक सुसाइडल बॉम्ब एक्सप्लोजन देखने के लिए मिला, जिसके अंदर अराउंड 13 यूएस ट्रूप्स की डेथ हुई। इसके अलावा अराउंड 79 या 80 जो अफगान सिविलियंस हैं उनकी भी हमको डेथ्स देखने के लिए मिली। उसके रेटेलिएशन में यहाँ पर यूएस ने अटैक किया। एक्चुअली यहाँ पर एक आईएसआईएस, जो हम एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप जिसको आईएसआईएस के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आई होप सो इसके बारे में पढ़ा होगा। 2015 में वो अपने पीक पे था इन द रीजन ऑफ सीरिया एंड इराक। उसके बाद में धीरे धीरे उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से वहां पर वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्रीज हैं उन्होंने वहां पर कंट्रोल अपना एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। उसके बाद में आईएसआईएस उस रीजन के अंदर पूरी तरीके से खत्म हुआ। उसके बाद में आईएसआईएस के जो कुछ बचे हुए लोग थे, डेफिनेटली तब कोई टेररिस्ट ग्रुप खत्म होता है तो वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। उसके कुछ लोग आपको देखने के लिए मिलते हैं, पूरी तरीके से एकदम से तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, तो डेफिनेटली वो लोग दूसरी जगह पे जाकर सेटल हो जाते हैं। और वही चीज हमको देखने के लिए मिली कि जो ये आईएसआईएस का जो ग्रुप था वो अफगानिस्तान के और ईरान के कुछ रीजन के अंदर आकर अपना बेस स्टैब्लिश कर लिया और अपना नाम रखा ISIS-K, मतलब ISIS खुरासन इस ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप ने क्लेम किया है कि उन्होंने ये जो सुसाइडल बॉम्ब अटैक देखने के लिए मिला काबुल पे, वो अटैक इन्होंने करा था। इसी के रेटेलिएशन में यहाँ पर यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक करी इस पर्टिकुलर रीजन में, जहां पर भी ये जो ISIS-K के जो भी बेसिस थे वहां पर यूएस ने अटैक करा इन द रेटेलिएशन ऑफ दिस अटैक, जो कि एक्सप्लोजन हमको देखने के लिए मिला था उसके रेटेलिएशन में। एक चीज यहाँ पर गौर देने वाली है कि तब जो बाइडन की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि तालिबान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यहाँ पर ये जो अटैक है वो ISIS-K ने किया है। तो डेफिनेटली इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि यूएस चाहता है कि वो तालिबान के साथ एक अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करे और आगे फ्यूचर में नेगोशिएशन रखें। यदि हम बात करते हैं यूएसए की, तो देखिए अभी तक यूएस अफगानिस्तान में था। यूएस के पास यहाँ की सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहती थी, उनको पता होता था कि ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस हैं, और वो उस तरीके से अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाते थे। यदि किसी भी तरीके की इस तरीके की सिचुएशन इमर्ज होती थी, कोई भी हार्मफुल सिचुएशन इमर्ज होने वाली थी, तो वो उसको पहले ही कंट्रोल कर पाते थे। बट हम देखेंगे कि 31 अगस्त जो कि लास्ट डेट डिसाइड की गई है बाय द तालिबान ऑफ द विड्रॉल ऑफ यूएस आर्मी, और जो भी यूएस के जो भी लोग हैं जिनको भी वो विड्रॉ करना चाहते हैं, एवेक्युएट करना चाहते हैं अफगानिस्तान से,
उनको निकालने की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। उसके बाद में अफगानिस्तान के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा तालिबान का। अब उस समय यदि यूएस को किसी भी तरीके की इंटेलिजेंस रिपोर्ट चाहिए होगी या कोई भी इंफॉर्मेशन पता लगानी होगी तो या तो उनको तालिबान पे डिपेंड करना पड़ेगा, या तो जो उनके बेसिस हैं दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जैसे कि सीरिया के अंदर, ईरान के अंदर, वहां से उनको अपनी इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगी। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर हमको एक चीज क्लियर होती है, वो ये कि यूएस है एक पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है तालिबान के साथ। सेकेंड चीज हमको ये देखने के लिए मिलती है कि यदि हम वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज की भी बात करते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो चाइना हो, हर कंट्री अपने अपने जो पर्सनल गेन्स हैं, जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं, उसको ध्यान में रखना चाहती है। यूके कि अब वो नेगोशिएट करेंगे तालिबान के साथ यदि जरूरत पड़ी तो ये वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली हमको ये चीज समझ में आ रही है कि एट प्रेजेंट वर्ल्ड की जितनी भी पावरफुल कंट्री है वो एक पीसफुल नेगोशिएशन करना चाहती है तालिबान के साथ और एक अच्छे रिलेशंस तालिबान के साथ मेंटेन करना चाहती है। डेफिनेटली पिछले 20 साल में यूएस ने कई सारे स्टेप्स लिए कि वो इस ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म कर दे, बट वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि यूएस इस चीज के अंदर अनसक्सेसफुल रहा। इसके अलावा यूएस ने बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर इन्वेस्ट करा अफगानिस्तान की आर्मी को एडवांस करने में, टेक्निकली एडवांसमेंट प्रोवाइड करने में, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स इस पर्टिकुलर रीजन में करे। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कहीं सारे अपने सोल्जर्स की जो लाइफ थी उसको गवाया भी। बट अफगानिस्तान की जो आर्मी है यूएस के विड्रॉल के बाद विथ इन अ फ्यू वीक्स, विथ इन अ फ्यू डेज पूरी तरीके से धराशायी हो गई, पूरी तरीके से अपनी कुछ भी नहीं कर पाई एक्चुअली देखा जाए ग्राउंड पे। तो कहीं ना कहीं जो यूएस का जो विड्रॉल है वो जस्टिफाइबल है, जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ यूएस का विड्रॉल जरूरी था, बट एक पर्टिकुलर डेडलाइन के साथ कि हाँ इस तारीख तक हमको यहाँ से विड्रॉल करना ही है, भले ही अफगानिस्तान पे उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने मिले। तो यहाँ पर हमको एक चीज क्लियर है कि वर्ल्ड की जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करना चाहती है तालिबान के साथ। यदि हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना तालिबान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो उनकी पोजीशन है वो स्ट्रांग हो। यदि आपको वो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के बारे में आइडिया है और उसका रूट यदि आपने देखा हो तो वो डेफिनेटली अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। तो चाइना के अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट है। सेकेंड चीज ये कहीं ना कहीं तालिबान, क्योंकि 20 साल तक कॉन्फ्लिक्ट्स चले हैं यूएस के और तालिबान के, तो तालिबान कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करेगा चाइना को, रशिया को, ये एक्सपेक्टेशन तो रखी जाती है। देन यहाँ पर यदि हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया भी कहता है कि वो देखेगा कि किस तरीके से यहाँ पर तालिबान एक्ट कर रहा है, आफ्टर दैट दे विल टेक डिसीजन। बट यहाँ पर यदि हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो धीरे धीरे हमको चेंज होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं तालिबान के साथ वो एक पीसफुल रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन पूरी चीजों को देखकर हमको ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल वर्ल्ड की सारी कंट्रीज एक प्रॉपर नेगोशिएशन रखना चाहती है तालिबान से। अब क्वेश्चन ये आता है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या है और आने वाले समय में हमको अफगानिस्तान कैसा देखने मिलने वाला है। देखिए, एट प्रेजेंट यदि हम तालिबान की बात करते हैं तो वो जो 2001-2000 का सिनेरियो था उससे बहुत अलग है। उस समय तालिबान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ग्रुप नहीं था, पावरफुल था बट एक लिमिटेड वे में। बट एट प्रेजेंट जो तालिबान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप के रूप में इमर्ज हो गया है। जैसे कि आपको पता है यूएस आर्मी ने यहाँ से विड्रॉल किया है। विड्रॉल के बाद में यहाँ पर जो तालिबान का जो ग्रुप है उनके हाथ में अराउंड 85 बिलियन यूएस डॉलर के मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं वो उनके हाथों में लग चुके हैं, जिसके अंदर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, अराउंड 75,000 व्हीकल्स हैं, अराउंड 6 लाख से ज्यादा स्मॉल आर्म्स हैं। तो कई सारी चीजें उनके हाथों में लग चुकी है। तो वो अब एक बहुत पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, एक बहुत पावरफुल ग्रुप बन चुका है। यदि हम तालिबान की बात करते हैं तो अब उनके पास में कहीं ना कहीं इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि उनने वर्ल्ड की सुपर पावर को अपनी धरती से
बाहर भेज दिया या अफगानिस्तान से बाहर कर दिया। तो डेफिनेटली उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इस चीज़ से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमको एक चीज़ समझ में आती है, यदि हम तालिबान की बात करते हैं तो ये एक स्ट्रिक्ट शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला ग्रुप है, जिसके अंदर वुमेन्स के जो राइट्स है वो पूरी तरीके से खत्म है। वुमेन्स को एक्चुअली ये इंसान ही नहीं समझते। सेकेंड चीज़ ये कि ये जिस तरीके की पनिशमेंट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर क्राइम, वो मेडाइवल वर्ल्ड की थी। मेडाइवल वर्ल्ड में जिस तरीके से आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, इस तरीके के हम पनिशमेंट्स देखते थे, वो पनिशमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर तालिबान दिया करता था जब उनका रूल था 1996 से लेकर 2000 के बीच में। तो अब वही चीज़ें वापिस आने लगी हैं। ऑल दो इंटरनेशनल फोरम्स पे कई बार तालिबान ने ये कहा है कि वो अब उतना स्ट्रिक्ट शरिया लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, या जो इस्लामिक लॉज है उसके अंडर वो वुमेन्स को पूरे राइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बट जो ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमको देखने के लिए मिल रही है, उससे हमको ये समझ में आता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो वुमेन की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा हम इसी चीज़ से लगा सकते हैं जब विड्रॉल ऑफ यूएस आर्मी हमको देखने के लिए मिल रहा था और वहां से काबुल के एयरपोर्ट से तब प्लेन्स उड़ रहे थे, और जब वो उनका टेक ऑफ होने वाला था तो उसके अंदर कई सारे लोग जिस तरीके से ट्रेन में चढ़ते हैं उस तरीके से फ्लाइट के ऊपर, प्लेन के ऊपर चढ़ गए ताकि वो इस कंट्री से बाहर निकल सके। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के सिटीजन्स को कितना खौफ है, कितना डर है तालिबान का। तालिबान की यदि हम एट प्रेजेंट बात करते हैं तो आप ये चीज समझ सकते हैं, या एक स्टेटमेंट को आप समझ के चलिए कि ये एक बहुत एडवांस ग्रुप है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम तब मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांग ग्रुप बन चुका है। बट यदि हम थॉट प्रोसेस की बात करते हैं तो ये अभी भी मिलाई मेडाइवल वर्ल्ड में जीने वाला ग्रुप है। तो डेफिनेटली जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनके लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, एटलीस्ट फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 2 to 3 years। उसके बाद में लेट अस सी तालिबान की एक्टिविटीज किस तरीके की रहती है, और फ्यूचर के अंदर जो वर्ल्ड की दूसरी जो इंपॉर्टेंट रीजनल पावर्स हैं या जो सुपर पावर्स है वो किस तरीके से एक्ट करती है तालिबान के एक्शन पे। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हमको यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए मिलती है जो कि रीजनल पावर्स के लिए, और जो यहाँ पर इस रीजन में दूसरी कंट्रीज हैं उनके लिए एक कंसर्न का मैटर है, एज वेल एज जो वर्ल्ड की दूसरी पावर है उनके लिए भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैटर बन चुका है। वो ये है कि हमने जब देखा कि काबुल के ऊपर 15 अगस्त को तालिबान का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद में कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि तालिबान के कंट्रोल होने के बाद में काबुल का जो जेल था वहां पर जितने भी इम्प्रिजन थे, जिसके अंदर कई सारे टेररिस्ट थे, अराउंड 1000 के आसपास टेररिस्ट को इन्होंने रिलीज कर दिया है, जो कि अलकायदा, आईएसआईएस और इसके अलावा जैश ए मोहम्मद, जो कि इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी से एसोसिएटेड ग्रुप है, उसके लोग थे जिनको इन्होंने रिलीज कर दिया है। जिसमें से जो जैश ए मोहम्मद जो ग्रुप है उसके अराउंड 80 100 जो लोग थे उनको भी यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज बन चुका है रीजनल कंट्रीज के लिए, जो इस रीजन में कंट्री है, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया। आप लोगों को पता ही है कि तालिबान एज सच को इंडिया को पसंद नहीं करता है, और डेफिनेटली टेररिस्ट एक्टिविटीज को हो सकता है कि वो अपने यहाँ पर बेस प्रोवाइड करे अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज यहाँ पर एट प्रेजेंट खड़ा है, जो कि हमको आगे चलकर हो सकता है फेस करना पड़े। इंडिया की भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया में हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कुछ अटैक्स हमको इमीडिएट फ्यूचर्स के अंदर कुछ अटैक्स देखने के लिए मिले, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने के लिए मिले। डेफिनेटली अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं हमको आने वाले समय में डार्क दिखाई दे रहा है, एज वेल एज सिर्फ अफगानिस्तान का ही फ्यूचर डार्क हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर दूसरी कंट्रीज का भी फ्यूचर हमको आने वाले समय में कुछ डिफिकल्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि इंडिया इंडिया को अभी तक पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की जरूरत पड़ रही थी, या पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के अंदर यूएस की प्रेजेंस थी, तो इंडिया एक तरीके से निश्चित था। बट
अब अफगानिस्तान से भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उसी तरीके से हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि इतने सारे टेररिस्ट बेस अफगानिस्तान के अंदर सेटल हो चुके हैं और यहाँ की जो टेरिटरी है वो डिफिकल्ट टू कॉन्कर है, तो डेफिनेटली ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पर अब वापस से होना स्टार्ट हो चुकी है, उसको रोक पाना हो सकता है यूएस नाटो कंट्री सबके लिए डिफिकल्ट हो। और फ्यूचर में हमको पहले जो 9/11 जैसे जो अटैक्स है उस तरीके की कोई सिचुएशन अब हमको फ्यूचर में वापस से देखने के लिए मिले, तो डेफिनेटली आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हमको दिखाई देता है। लेट अस सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। हम यही प्रे कर सकते हैं कि जो अफगानिस्तान के सिटीजन्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो, उनकी जो भी कंडीशंस हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, स्पेशली वहाँ पर रहने वाली जो वुमेन्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार ना हो, उनके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन ना हो। हम इसी चीज़ की होप कर सकते हैं, इसी चीज़ की प्रे कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं। और यदि आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।